हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसको कवर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे वो सारा का सारा अगर आपने सिंपल कार्टेशियन प्लेन में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो वो उससे ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकते हैं। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पार्ट को देखने से पहले मेरा ये मानना है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ चुके हैं सिंपल विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो अगर इन वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरह से पढ़िए, तब ये चीज़ें जल्दी क्लियर होगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। देखिए, जैसे दो पॉइंट है मेरे पास, एक ये पॉइंट A, एक ये पॉइंट B। कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको Z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट है Z2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी अगर देखो इसको कार्टेशियन प्लेन में लिखें हम तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक है। और अगर इसको आर्गेंट प्लेन में लिख रहे हैं हम तो A पॉइंट कैसे कंसिडर किया जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे Z1, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा Z2। हालांकि आर्गेंट प्लेन में इनको ऐसे ये नहीं बोलते कोऑर्डिनेट, इनको बोलते हैं अफिक्स। अफिक्स बोला जाता है इनको। यानी पॉइंट A है उसका अफिक्स Z1 है, पॉइंट B का अफिक्स Z2 है, लेकिन वो आप उसको कोऑर्डिनेट से ही कि यानी A पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे भी बोल सकते हो समझने के लिए। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। क्या थी? मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी Z1 माइनस Z2 का जो भी मैग्नीट्यूड है। और ये अगर लिखा है Z1 माइनस Z2 तो ये वेक्टर होगा कौन? Z। देखो, अगर मैं लिखूं AB तो आएगा Z2 माइनस Z1, और अगर मैं लिखूं BA, यानी हालांकि डिस्टेंस में कौन सी डायरेक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज मैं ये बता रहा हूँ कि अगर Z1 माइनस Z2 लिखा है तो वो किस वेक्टर को बताएगा? B से लेके A की तरफ। और अगर लिखा है Z2 माइनस Z1 तो वो इसमें बताएगा A से लेके B की तरफ। ये कैसे आता है ये आपको पहले बताया हुआ है। जो आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी उसके अंदर ये आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं, देखो, सेकंड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तो इसमें भी देखिए, जैसे ये पॉइंट A Z1, पॉइंट B Z2, तो A और B सेगमेंट को m/n में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है P, जिसका अफिक्स है Z1। तो इसका मतलब AP अपॉन में PB, ये रेशियो कितना हो गया? ये रेशियो हो गया m/n। तो जैसे वहाँ था इंटरनल डिवीजन, पहले तो इंटरनल डिवीजन, ये जो फिगर बनाई है ये इंटरनल डिवीजन के लिए ही बनाई है। एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो पॉइंट A और B के बीच में नहीं होगा, आउटसाइड में होगा, या तो इस साइड में लाई करेगा या फिर दूसरी साइड में लाई करेगा। तो फिर पॉइंट P, ये P का है अफिक्स Z1, तो Z क्या आएगा? Z है, Z आएगा m Z2 प्लस में n Z1 डिवाइड में m प्लस n। ये तो इंटरनल डिवीजन। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो, अगर है एक्सटर्नल डिवीजन तो Z क्या बन जाएगा? m Z2 माइनस में n Z1 डिवाइड में
m-n, तब ये बन जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन में। वन मोर थिंग, if P is midpoint of A and B, तो फिर M और N दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो Z क्या हो गया, Z हो गया Z1 प्लस Z2/2। आप इनको सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ भी रिलेट कर सकते हो, उसमें भी ऐसा ही था, बस उसमें x कोऑर्डिनेट अलग था, y कोऑर्डिनेट अलग था। यानी x कोऑर्डिनेट, अगर मैं इस P की बात करूं, ये P, इस P का x कोऑर्डिनेट क्या था, m। देखिए ये हमने ऐसे पढ़ा हुआ होगा आपने भी कि जैसे ये x1 y1 है, ये वाला x2 y2 है। तो फिर हमने कहा था कि जैसे ये पॉइंट है P, ये P सपोज x, y है, तो x तो होगा mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m+n इंटरनल डिवीजन के लिए, और y में यहाँ x1 x2 की जगह y1 y2 आ जाएंगे। तो ये चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, कार्टेशियन प्लेन में पढ़ी हुई है आपने, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। तो वही चीज़ है जो दोबारा यहाँ पर किस में आ गई, कॉम्प्लेक्स में आ गई बस। यानी सारा का सारा अब किस में है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो अब चलते हैं, देखो थर्ड पे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। फिर इन सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको इन सेंटर बोलते हैं। फिर सर्कम सेंटर क्या चीज़ है, किसी भी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर मीट करते हैं वो सर्कम सेंटर। फिर ऑर्थो सेंटर, किसी भी ट्रायंगल की जो वर्टिसेस से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, उनको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो अब कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इनसे रिलेटेड, हालांकि ये चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम आपने या पढ़ रखी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इन एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑलवेज कोलिनियर। तीनों एक ही लाइन में होते हैं, हमेशा कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर एंड सेंट्रोइड divides line segment of joining orthocenter and circumcenter in ratio 2:1 इंटरनली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनली। यानी कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें ये तीन चीज़ें कौन सी, ऑर्थो सेंटर, ये ओ ऑर्थो सेंटर, जी सेंट्रोइड, सी सर्कम सेंटर, ये हमेशा कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे। और सेंट्रोइड इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। ओ का मतलब है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर होता है सी, सर्कम सेंटर, एंड जी सेंट्रोइड।
तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। नाउ पॉइंट 2 सेकंड पॉइंट है कि इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल है, या फिर कह दो जिसके तीनों इंटरनल एंगल क्या है π/3 यानी 60 डिग्री है। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड कॉमा सर्कमसेंटर कॉमा ऑर्थोसेंटर एंड इन सेंटर ऑलवेज कोइंसाइड, यानी तीनों चीजें, तीनों नहीं सॉरी चारों चीजें, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और इन सेंटर क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे चारों के चारों। तो इनमें से जब भी आपसे कभी भी किसी भी ट्रायंगल में ये पूछा जाए कि सर्कमसेंटर फाइंड करो या ऑर्थोसेंटर फाइंड करो, तो क्या किया जाएगा, आप उसका सेंट्रोइड निकालो। सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान होगा। फिर थर्ड पॉइंट कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल midpoint of hypotenuse is circumcenter and vertex of right angle, यानी वो वर्टेक्स जिस पे राइट एंगल है, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इज ऑर्थोसेंटर। इसका मतलब है जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, देखो ऐसे, तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट तो कौन है, ये वाला पॉइंट तो होगा सर्कमसेंटर। और ये यहाँ पे जब 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट होता है ऑर्थोसेंटर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनको फाइंड करने में हमें हेल्प करेंगे। चलिए अब आपने पढ़ा होगा सेंट्रोइड, कोई जैसे ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये क्या था, सेंट्रोइड था। तो इसी जैसे इसमें था, तो इसमें तो x और y अलग अलग कोऑर्डिनेट थे, किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन ज्योमेट्री में कह दो या, लेकिन अब अर्गेंट प्लेन में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, अगर z1 z2 z3 वर्टेक्स हैं तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन क्या थी सेंट्रोइड की, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। और मीडियन क्या होती है कि मीडियन को सेंट्रोइड क्या करता है, 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो अब देखो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ पॉइंट्स, यहाँ पर थोड़ा इसको आगे लिखते हैं, सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ लिखा वो पॉइंट्स, यहाँ पे उनके जो भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है सेंट्रोइड। ये किसके लिए बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हम कि एक ट्रायंगल है, इसके ये z1, ये z2, ये z3, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ये तो सेंट्रोइड हो गया। फिर दूसरा इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर का क्या फॉर्मूला होगा, इन सेंटर का फॉर्मूला याद कीजिए, उसमें क्या था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c। तो इसमें भी उसी टाइप से ही देखो,
ये लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ए Z1 प्लस में बी Z2 प्लस में सी Z3 अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, ये सेंटर, यानी Z1 के सामने जो है ये तो है स्मॉल ए, Z2 के सामने जो होगी साइड वो उसको कहेंगे हम स्मॉल बी, Z3 के सामने जो साइड होगी इधर, Z3 के जस्ट सामने जो साइड है ये वाली है स्मॉल सी। फिर आता है थर्ड, ये तो इन सेंटर हो गया। अब आता है सर्कम सेंटर, इन सेंटर, हाँ सर्कम सेंटर, साइन 2a इंटू में Z1 प्लस में साइन 2b इंटू में Z2 प्लस में साइन 2c इंटू में Z3 अपॉन में अपॉन में आएगा साइन 2a प्लस में साइन 2b प्लस में साइन 2c। ABC कौन है? ABC वही A है, Z1 पॉइंट उसका एंगल, ये वाला जैसे B हो गया, ये वाला C हो गया, और इधर ऊपर ये वाला जैसे ये वाला A हो गया। फिर अब फोर्थ पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम, tan A इंटू Z1 प्लस में tan B इंटू Z2 फिर प्लस में tan C इंटू में Z3 डिवाइड में tan A प्लस में tan B प्लस में tan C। ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको हमें याद रखने हैं। इनको याद रखने का मेथड क्या है? देखो, याद रखने का मेथड ये है कि इन चारों पॉइंटों को, पहला पॉइंट जैसे ए की फॉर्मूला है कि फॉर्मूला ये बता दिया आपको, ए की फॉर्मूला जैसे K1 Z1 प्लस में K2 Z2 प्लस में K3 Z3, आप इसको याद रखो कि K1 प्लस K2 प्लस K3, इसको याद रखिए आप लोग बस। देखिए, और फर्स्ट जो पॉइंट है पहला है क्या था, सेंट्रोइड। यहाँ मैंने लिखा K1 K2 K3, इसकी वैल्यू सेंट्रोइड के लिए ये वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी। फिर दूसरा था इन सेंटर, तो इन सेंटर के लिए ये वैल्यू इन सेंटर के लिए ये वैल्यू A B C हो जाएगी। फिर तीसरा है सर्कम सेंटर, तो इसके लिए ये वैल्यू साइन 2A फिर साइन 2B फिर साइन 2C, इसके लिए ये वैल्यू हो जाएगी। फिर फोर्थ है ऑर्थो सेंटर, इसके लिए ये वैल्यू K1 K2 K3 की tan A tan B और tan C, ये वैल्यू हो जाएगी। यानी आप लोगों तो बस केवल K1 K2 और K3 इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। सेंट्रोइड के लिए तीनों 1 1 होगी, और इन सेंटर के लिए ABC, सर्कम सेंटर के लिए साइन 2A साइन 2B साइन 2C, ऑर्थो सेंटर के लिए tan A tan B tan C। हालांकि एक और होता है एक्स सेंटर, तो उसमें क्या होगा, जैसे A के सामने का निकाल रहे हैं तो -A हो जाएगा, यानी सेम टू सेम यही होते हैं वो, बस A के सामने वाला निकालेंगे तो -A फिर B फिर C, B के सामने निकालेंगे तो ये B वाला माइनस होगा, C के सामने निकालेंगे तो C वाला माइनस होगा। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन फिर भी अगर किसी को उसके बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ना है तो जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है सेम टू सेम वही एक्स सेंटर यहाँ पर होगा। तो अब आगे बढ़ें इससे, देखिए तो ये तो सभी चीज़ें होगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, कहा कि एक ट्रायंगल है ऐसे, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3, ये इसके 3 वर्टिसेस हैं। ट्रायंगल में कहा कि इसका जो सर्कम सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। देखिए ये जैसे मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल में ये 3 चीज़ें, ठीक है, ये तीनों क्या होती है, O फिर ये G फिर ये C, यानी ऐसे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं।
और ये 2:1 में इंटरनली डिवाइड होता है कौन, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का लाइन सेगमेंट किसके से, सेंट्रोइड से। अब जैसे इसमें हमें ये कहा सर्कम सेंटर, यानी ये क्या है, ये 0 है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका ऑर्थो सेंटर, इसको हमें फाइंड करना है। चलिए मैं कलर चेंज कर लूँ, इसको तो इसको हमें फाइंड करना है। तो ये हमें पता है, ये क्या भाई, जैसे ये है Z1 + Z2 + Z3 अपॉन 3, ये हमें पता है, अभी पढ़ा है ना हमने कि सेंट्रोइड क्या होता है, Z1 + Z2 + Z3 अपॉन 3 होता है। तो अब हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो देखो जैसे ZG को अगर लिखें हम, ZG ऐसे लिखा जाएगा, देखो 2 × में ZC प्लस में 1 × ZO अपॉन में 2 + 1। अब ZG की वैल्यू, चलो ZG को ZG रखा, 2 × ZC, ZC कितना है 0, तो प्लस में 1 × ZO अपॉन में 3, तो 3 × ZG = Z0। तो Z0 की वैल्यू निकालनी थी, Z0 यानी ऑर्थो सेंटर। तो 3 × में ZG, और ZG था सेंट्रोइड, यानी Z1 + Z2 + Z3 इस पूरे के अपॉन में 3, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, यानी ZO Z1 + Z2 + Z3। ये आ गया हमारे पास किसका, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होगा उस केस में, Z1 + Z2 + Z3 होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, कहा कि लेट Z1 Z2 Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3। फिर कहा ABC, ये क्या है, ये रियल नंबर है, ABC तीनों रियल नंबर है, तीनों 0 नहीं है। और इस टाइप से कि A + B + C की वैल्यू क्या है, 0। फिर ये भी कहा कि ये कंडीशन भी है कि A Z1 + B Z2 + C Z3 की वैल्यू 0 है। फिर कहा ये प्रूव करने को कहा है कि Z1 Z2 Z3 तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए ये जो कंडीशन है इसका यूज करते हैं कि हमें कहा कि A + B + C की वैल्यू 0। तो अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालूँ तो -A - B ये आएगी, ये C की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट C = -A - B इन A Z1 + B Z2 + C Z3 = 0। इस पूरे में पुट कर दें तो A Z1 प्लस में B Z2, C की जगह आ गया -A - B प्लस Z3 = 0। तो A Z1 + B Z2 -A Z3, या इक्वल में ले गए इसको, A Z3 प्लस में B Z3। तो यहाँ से Z3 की वैल्यू ये आ गई, आप ध्यान से देखिए, A Z1 + B Z2 और डिवाइड में A + B। तो इससे तो ये भी कहा जा सकता है इसको देख के कि ये इस टाइप से हो गया कि ये Z1 ये Z2 और Z3 सपोज यहाँ है, और Z3 इसको A/B में इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। ये एक्सप्रेशन यही तो बता रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि Z1 Z2 सेगमेंट को A/B में इंटरनली डिवाइड करता है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब Z1 Z2 Z3 क्या हो, कोलिनियर। सो Z1, Z2 एंड Z3 आर कोलिनियर। तो ये हो गया हमारा ये वाला। अब इससे आगे थोड़ा बढ़ें तो एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए अगर 10th क्लास की बात करें तो आपने ये पढ़ा था ऐसे कि ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा 1/2 x1 y2 - y3, फिर x2
y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू ये, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड, कि अगर नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। एक तो ये, और एक ट्रायंगल का एरिया अब हम जो पढ़ते हैं वो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, कि फर्स्ट x1 y1 x2 y2 है, x3 y3 हेयर 1 1 1, एक ये भी होता है। इसी से ये बनता है, इसी से डिटर्मिनेंट से ही ये बनता है। तो अब इस डिटर्मिनेंट वाला हम पढ़ने जा रहे हैं और डिटेल में, डिटर्मिनेंट के बेस पे ये तो ये वाला जो है ना, ये डिटर्मिनेंट लिखी हुई कि इक्वल के बाद में जो लिखा है 1/2, फिर ये इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और इसको ओपन कैसे करते हैं वो भी बताते हैं अब आपको। ओपन करने का मेथड, सबसे पहले इसको लिखो, x1 को लिखो, x1 जिसमें इसको और इसको छोड़ दिया, क्या बचा ये, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर माइनस ये, यानी y2 माइनस y3 ऐसे, फिर माइनस में इस बार इसको लिखेंगे y1 को, माइनस का y1, इस बार इसको और इसको छोड़ दिया तो ये बचा x2, ये इधर 1 मल्टीप्लाई होगा, x2 इंटू 1 x2, फिर माइनस में x3, फिर लास्ट में इसको लिखेंगे +1, तो इसको और इसको छोड़ दिया तो देखो क्या बचा, x2 y3 माइनस में x3 y2। तो ऐसे इसको ओपन किया जाता है। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ओपन करना आना चाहिए बस। और ये आप 12th क्लास में सीख जाओगे कि 12th क्लास में किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं। और इसमें बीच में कोई स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर ये बीच में आपने दो में, पहले में लास्ट में तो प्लस लिखा, बीच में माइनस क्यों लिखा, तो उसका भी रीज़न अभी नहीं बता सकते। अभी तो बस आप इतना याद रखिए कि ऐसा होता है, क्यों होता है उसके बारे में, उसमें अभी नहीं जाते हम। जैसे ये Z1, ये Z2, ये Z3, तो डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, फिर 1/2 नहीं यहाँ पर। अब देखो कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स में अगर जाना है ना, जैसे अभी ये पढ़ाया था आपको कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये y2 है, यहाँ 3 1 1 1। तो इसको अगर हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है ना, तो x क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में x होता है रियल पार्ट, यानी x की जगह तो क्या पुट करो, z प्लस z बार अपॉन 2, y की जगह z माइनस z बार अपॉन में 2 आयोटा, ये पुट कर दो। इस पूरे में अगर मैं x की जगह x1 की जगह और y की जगह y1 की जगह x2 y2 x3 y3 की जगह ये पुट कर दूँ, तो ये सारा का सारा एरिया किस में आ जाएगा, ये सारा एरिया कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। तो मैं पूरा प्रूव करके नहीं दिखा रहा, मैं तो अभी बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आया कैसे, उसी से ही आया। किससे आया, एक तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3, उसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, x की जगह पुट कर दिया z प्लस z बार अपॉन 2, y की जगह पुट कर दिया z माइनस z बार अपॉन 2। तो देखिए इससे जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो हमारा यहाँ पर ये बनेगा कि 1/4 आयोटा, या आयोटा को हटा देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम तो इसलिए आयोटा को हटा दिया। चलो मैंने Z1 बार, Z2, फिर Z2 बार, फिर Z3, फिर Z3 बार, फिर 1 1 1 ये। और इस पूरे का, इसका तो नहीं, पूरे का तो नहीं क्योंकि 4 का तो ले चुके हम, इस पूरे का मैग्नीट्यूड ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी पहला जो पॉइंट है वो यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखेंगे, उसी का कॉन्जुगेट यहाँ, फिर ये जो सेकंड वर्टिसेस है ये यहाँ लिखा जाएगा, इसका कॉन्जुगेट यहाँ, फिर जो थर्ड वर्टेक्स है वो यहाँ लिखेंगे, उसका कॉन्जुगेट यहाँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि लास्ट में जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी लेना है। सपोज ये लास्ट में ऐसे आया 2 + 3 आयोटा आ गया है ना, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे। इट इज
ये लगा दिया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे आया है उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम, क्योंकि अगर पूरा प्रूफ करना है तो फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह का भी यूज होगा। अभी तो आप इतना याद रखिए इसको। हाँ, एक चीज़ और इसी में ही कि व्हेन Z1, Z2 एंड Z3 आर कोलिनियर। देखो ऐसे, जैसे ये हो गया Z1, ये हो गया Z2, ये हो गया Z3 कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है देन तब हम क्या कहेंगे, तब दो तरह से कंडीशन बना सकते हैं। एक तो ये जो ट्रायंगल का एरिया आया है इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी पहला पॉइंट फिर उसका, फिर दूसरा पॉइंट फिर उसका कॉन्जुगेट, फिर तीसरा पॉइंट फिर उसका कॉन्जुगेट, फिर 1 1 1 ये और ये इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन आप देखो अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस, फिर Z2 और Z3 के बीच की डिस्टेंस, फिर Z1 और Z3 के बीच की डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस इतनी प्लस में ये डिस्टेंस इक्वल टू ये पूरी डिस्टेंस होगी ना। तो बस इसी को लिखा है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन दो के बीच की डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। अगर वो इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है, कोलिनियर। और अगर वो इक्वल नहीं आ रही है तो फिर वो कोलिनियर नहीं है। यानी कोई आप तीनों डिस्टेंस निकाल लो, तीनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल अगर आ रहा है तब तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज वो पॉइंट कोलिनियर नहीं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अब देखो जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहा कि Z1 ये पॉइंट है, Z2 ये पॉइंट है, Z3 ये पॉइंट है। तो ये प्रूव करो कि Z1, Z2 और Z3 क्या है, कोलिनियर है। अब एक तो देखो इसी मेथड से कर लेते हैं कि मैंने निकाला Z1 माइनस Z2, यानी इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। तो Z1 हो गया 1 + 2 आयोटा -2 -3 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड। तो 1 - 2 -1 फिर माइनस आयोटा, तो ये तो कितना हो गया 1 और 1 √2। फिर ऐसे ही Z2 - Z3 निकाल लिया। तो देखो Z2 - Z3 हो गया 2 - 3 यानी -1, फिर 3 - 4 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी √2। फिर ऐसे ही Z3 - Z1 निकाल लिया। तो Z3 लिखा 3 3 - 1 2 4 - 2 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 √2। तो आप ध्यान से देखो कि Z1 - Z2 ये प्लस Z2 - Z3 ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, Z3 - Z1 इसके इक्वल आ रहे हैं। सो Z1, Z2 एंड Z3 आर कोलिनियर। तीनों क्या है, एक ही लाइन में लाई करते हैं। अब इसको, इसी क्वेश्चन को इससे भी कर सकते थे हम कि ट्रायंगल का एरिया उसको क्या कर दें, 0 कर दें। इससे भी किया जा सकता था। तो ये हमने आज बेसिक पढ़ लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे बनती है, उसका स्लोप क्या होगा, एक लाइन के पैरेलल लाइन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक लाइन के परपेंडिकुलर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।